हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जो कि एमपीपीएससी यूपीएससी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही आप यदि एसएससी या पीएससी रेलवे या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन की वह अवधि थी जब कई तुर्क और अफगान वंशों ने दिल्ली से शासन किया। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? 1204 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ इसका अंत हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश हैं, शासक। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत को जो है वो पांच वंशों में, कितने, पांच वंशों में विभाजित किया जाता है। तो फर्स्ट है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासन काल रहता है, कब से कब रहता है? 1206 से 1290 के बीच में। ठीक है, इसके संस्थापक, गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच में रहता है। इस टाइम इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनको लाख बख्श बोला जाता था, तथा इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1211 से 1236 तक के बीच में रहा। तुर्की गुलामों की चालीसा इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, जिसको चहलगानी भी बोलते हैं। चालीसा को क्या चहलगानी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो राजा होती हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी ये होती हैं। इनका शासनकाल जो होता है 1236 से 1240 के बीच में। यह जो थी भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बलबन। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 के बीच में। इनको ये जो इन्होंने बलबन ने क्या किया था कि सुल्तान की ईश्वरी सत्ता का सिद्धांत बनाया था। मतलब ये बोलता था कि सुल्तान है जो ईश्वर का प्रतीक है। ठीक है, ऐसा ही इन्होंने माना था। नेक्स्ट आ जाते हैं खिलजी वंश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 के बीच में होता है। ओके, तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296 के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद और जो शासक आते हैं खिलजी वंश के, उसमें से प्रमुख हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनका शासनकाल 1296 से 1316 के बीच में होता है। इन्होंने ही मंगोलों के आक्रमणों को रोका था और साथ ही बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। और साथ ही इन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त की थी। इनका प्रमुख फैक्ट ये वाला जो कि यूपीएससी में पूछा भी गया था कि बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी, पूछने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तुगलक वंश। नेक्स्ट आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जिनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है उसके गयासुद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपना राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा गया था दौलताबाद के बारे में। तो क्या जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किए थे परिवर्तन किए थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। और साथ ही इन्होंने तांबे के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है, अपने शासनकाल में। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ये 1351 से 1388 के बीच शासन किए और इन्होंने भी कई प्रशासनिक निर्माण कार्य करवाए थे, ठीक है। तैमूर आक्रमण, इन्हीं के टाइम पे, तुगलक वंश के टाइम पे ही तैमूर आक्रमण हुआ था 1398 में, जिससे दिल्ली को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट है सैयद वंश। नेक्स्ट है कौन? सैयद वंश, जो 1414 से 1451 के बीच शासन था इनका। और ये सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां, ठीक है, खीज खां। ये 1414 से 1421 तक रहा और ये वंश कमजोर था और लोधी वंश ने इसे समाप्त कर दिया। नेक्स्ट आता है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 के बीच में रहा। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी, जिनका शासनकाल 1451 से 1489 के बीच में रहा। इनके महत्वपूर्ण शासक थे लोधी वंश के हैं सिकंदर लोधी, जिनका शासनकाल 1489 से 1517 आगरा नगर की स्थापना की। इन्होंने क्या की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है आपसे कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो कौन थे? सिकंदर लोधी थे, ठीक है। इब्राहिम लोधी, उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 के बीच में है। इन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी बाबर के साथ और उसमें पराजित हुए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1500 कब हुआ था? 1526 में, ठीक है, 1526 में, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रशासन और शासन प्रणाली कैसी थी उस टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो उस टाइम पे सुल्तान को सर्वोच्च शासक होता था, सुल्तान को सर्वोच्च माना जाता था। विभिन्न विभाग जो थे, जैसे दीवान ए वजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा। जो दीवान ए वजारत है ये वित्त से संबंधित होता था और दीवान ए अर्ज सेना से संबंधित, साथ ही दीवान ए इंसा डाक और संचार से संबंधित होता था, ठीक है। इस टाइम पे जो थी इक्ता प्रणाली बहुत प्रचलित थी। इस इक्ता प्रणाली क्या होता है? ये भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कला संस्कृति और वास्तुकला। क्या? कला संस्कृति और वास्तुकला। तो उस टाइम पे जो है कुतुब मीनार, आलाई दरवाजा, तुगलकाबाद का किला आदि का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कुतुब मीनार किसने करवाया था? अभी मैंने बताया था आपको। अलाई दरवाजा, तुगलकाबाद का किला, ठीक। इन सबको आपको किधर बनवाया है, अभी याद रखना, ठीक है। इसी टाइप उर्दू का विकास हुआ था। अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवि और संगीतकार भी इसी टाइम के थे। दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे होता है? इस टाइम कमजोर प्रशासन, उत्तराधिकारी संघर्ष की वजह से। और बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था, जिसने प्रशासनिक, सांस्कृतिक और वास्तुकाल कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह युग भारत में इस्लामी शासक की नींव रखने और कई प्रशासनिक सुधार लाने के लिए जाना जाता है, ठीक। अब देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आज का एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो पहला एमसीक्यू है वो है, थोड़ा सा अपना पेन को जो है मोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट अपना जो एमसीक्यू है क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक की है।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। क्या था ये? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। वह पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि वह दान, मतलब बहुत उदार पूर्वक दान देता था। ठीक है। और उसने क्या किया था? कुतुब मीनार की आधारशिला रखी थी, साथ ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की भी आधारशिला रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालीसा या तुर्क ए चिहलगानी किसने बनाई थी? चालीसा या तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन, या ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो चालीसा तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने। सच में इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है, इसका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। और यह अपने शासनकाल में 40 तुर्की सरदारों का एक विशाल गुट बनाया था, जिसे चालीसा या तुर्कान ए चिहलगानी कहा जा गया है। मतलब ये जो था, एक गुट था जिसमें कितने थे? 40 सदस्य तुर्की सरदार थे। ठीक है। यह प्रशासनिक और सैन्य मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश को सुदृढ़ किया और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है? इल्तुतमिश कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पैपोस प्रथा किसने लागू की थी? सिजदा और पैपोस प्रथा किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश ने। तो सिजदा और पैपोस किसने लागू की थी? ये की थी किसने? बलबन ने। किसने? बलबन ने। बलबन का जो शासनकाल होता है 1266 से 1287 के बीच में होता है। ठीक है। इसको जो है, उसने मतलब क्या किया था कि उसने एक दिव्य अधिकार का सिद्धांत अपनाया, जिसमें खुद को जलालुद्दीन घोषित किया। और उसने क्या किया है, राजशाही के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए सिजदा, साष्टांग और पैपोस पैर चूमना का प्रथा शुरू किया था। ठीक है। तो सिजदा का क्या मतलब होता है? साष्टांग प्रणाम। और पैपोस का क्या मतलब होता है? पैर चूमना। ये प्रथा किसने लागू की थी? बलबन ने ही। ठीक है। सिजदा और पैपोस की। और ये जो बताया हूं मैं, डिवाइन राइट थ्योरी, इसमें क्या होता है, अब राजा को ही ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो इसका भी सिद्धांत जो है, इसने ही चलाया था। ठीक। इसमें खुद को जलालुद्दीन घोषित करता है, यानी खुद को ईश्वर घोषित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दाग और चेहरा व्यवस्था लागू की थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी जलाल अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो दाग और चेहरा व्यवस्था किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था 1296 से 1316 के बीच में इसका शासनकाल था। ठीक है। इल्तुतमिश का, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी दाग और चेहरा प्रथा जो है उसका लागू की थी। दाग प्रणाली का क्या मतलब है? घोड़ों की पहचान के लिए उन्हें चिन्हित करना। और चेहरा का क्या मतलब है? सैनिकों की पहचान के लिए उनका विवरण। ठीक है। उसने मूल्य नियंत्रण नीति भी अपनाई। क्या अपनाई उन्होंने? मूल्य नियंत्रण नीति। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। मूल्य नियंत्रण नीति, कि किस शासक ने मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई थी? तो ये कौन अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनका शासनकाल कब से कब था? 1325 से 1351 के बीच में इनका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, दिल्ली राजधानी से क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, दौलताबाद कर दिया था, जिसको देवगिरी भी बोला जाता था। ठीक है, और उनके जो कुछ निर्णय थे जिससे वो असफल रहा, लोगों को जबरदस्ती वहां भेजा गया। दिल्ली और दौलताबाद की जलवायु अलग थी, अतः उसे वहां राजधानी वापस दिल्ली लाने, ये उसका निर्णय बहुत ही गलत साबित हुआ था। फिर उसको पुनः दिल्ली राजधानी बनाना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किस सुल्तान ने हटाया था? जजिया कर किस सुल्तान ने हटाया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। जजिया कर किसने हटाया था? जजिया कर हटाया था किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। ये क्वेश्चन आपको सल्तनत काल से थोड़ा हटके हो गया है, मुगल काल का हो गया है, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जजिया कर है वो किस लिए लगाया जाता था? यह गैर मुसलमानों, जो मुस्लिम थे, उनसे लिया जाने वाला कर था। इसे फिरोज शाह तुगलक ने, अन्य सुल्तानों ने बढ़ावा दिया, लेकिन अकबर ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हिंदू मंदिरों का पुनः बनवाने का आदेश दिया था? किस सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को पुनः बनवाने का आदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। तो किस सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को पुनः बनवाने का आदेश दिया था? यह दिया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका शासनकाल था 1351 से 1388 के बीच में। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा शासक था, यह दिल्ली सुल्तान, मतलब एकमात्र दिल्ली सुल्तान था जिसने हिंदू मंदिरों को पुनः बनवाने का आदेश दिया था। ठीक है, इसने ही जो है सिंचाई और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने 15 नहरें बनवाई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 नहरें बनवाई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए कि किसने कृषि और सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 15 नहरें बनवाई थी। तो किसने बनवाई थी? वो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख है फिरोज शाही, क्या तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। तो फिर तारीख है फिरोज शाही किसने लिखी थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? जियाउद्दीन वर्नी ने। जियाउद्दीन वर्नी ने एक और लिखी थी तारीख ए फिरोज शाही, और एक और लिखी थी, क्या फतवा ए, क्या फतवा ए जहांदारी, क्या लिखी थी? फतवा ए जहांदारी नामक ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, और जिसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत का विस्तृत वर्णन किया था। किस सुल्तान ने 50% कृषि कर लगाया था? 50% कृषि कर लगाया था, मतलब अपनी उपज का आधा हिस्सा कर में चला जाता था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी बलबन, या ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। तो इसमें से कौन थे जिन्होंने 50% कृषि में कर लगाया था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसकी वजह से किसान लोग विद्रोह करने लगे थे। उसने इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, कि इन्होंने टोकन मुद्रा प्रणाली लागू की थी, जो कि सफल नहीं हुआ था, असफल रहा था। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी, या ऑप्शन नंबर डी दौलत खान लोधी। तो सही आंसर क्या है? बहलोल लोधी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यह एमपीपीएससी में पूछ सकता है, एसएससी वगैरह वन डे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहलोल लोधी क्या है, इसके शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से 1489 के बीच में इसका शासनकाल था। ठीक है, और ये जो था, ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश की स्थापना इसने किया था। मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, क्योंकि उसके बाद फिर मुगल काल आ जाता है। ठीक है, बाबर के साथ युद्ध होता है इसका, इब्राहिम लोधी का। ठीक है, जिसमें हार जाता है, उसके बाद मुगल की स्थापना हो जाती है, मुगल वंश का। ठीक है, तो जो है बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश, इसका संस्थापक था ये बहलोल लोधी। और उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी इसके प्रमुख शासक बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई थी? क्या किस शासक ने द्वैध शासन प्रणाली अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो द्वैध शासन प्रणाली किसने बनाई थी? द्वैध शासन प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाई थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसमें क्या, द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता है, जिसमें एक तरफ सुल्तान और दूसरी तरफ उलमा और धार्मिक नेता शासन करते थे। ठीक है, इसी को द्वैध शासन प्रणाली बोला जाता था। उसने दौलताबाद स्थानांतरण, टोकन मुद्रा, कृषि वृद्धि जैसे अनेक प्रयोग किए जो कि असफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1296 से 1316 तक। ठीक है, इन्होंने ही बाजार नियंत्रण लागू की थी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम रहे। ठीक है, और इनके द्वारा 3 बाजार स्थापित किए गए थे। सबसे पहला अनाज बाजार था, फिर कपड़ा और अन्य सामान बाजार था, ये तीनों है। घोड़ों और दासों का बाजार था। ठीक है, उसने कीमतें निश्चित कर दी थी और बाजारों की कड़ी निगरानी रखी थी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये की थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इक्ता प्रणाली क्या है? इक्ता प्रणाली क्या है कि इसमें भूमि इक़्तिदारों को दिया जाता है, जो बदले में कर वसूलते थे। ठीक है, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरू की, जिसमें भूमि को इक़्तिदारों को दिया जाता है था, जो बदले में कर वसूलते थे। इससे प्रशासन को स्थिरता मिली और मुगल काल तक जारी रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उसने अमीरों और विद्रोहियों को दमन किया और सुल्तान की ईश्वरीय सत्ता का प्रसार किया। ठीक है, और ये काफी कठोर शासक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी
सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी ख्रीस खां। ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। जिसका सही सभा कौन था? वो था कीच खां। इसका शासनकाल कब से कब तक था? यह 1414 से 1451 तक चला था। ठीक है। 1414 में इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी, जिसे तैमूर लंग का समर्थन प्राप्त था। और सैयद वंश 1451 तक चला, जब बहलोल लोदी ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैमूर लंग तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए 1388, बी 1398, ऑप्शन नंबर सी 1405 या ऑप्शन नंबर डी 1414। तो क्या था कि 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई और शायद वंश की स्थापना हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को दार उल इस्लाम की नीति के लिए जाना जाता है? किस सुल्तान को दार उल इस्लाम की नीति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ही इस्लाम शासन को बढ़ावा दिया और हिंदुओं पर जजिया का कर पुनः लगाया, मंदिरों को ध्वस्त किया और प्रशासन में केवल मुसलमानों को शामिल किया। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दारुल इस्लाम नीति के अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी लोदी सिकंदर लोदी या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है वो सिकंदर या शानी या दूसरा सिकंदर कहा जाता है। ठीक है। और ये किस कारण से किया जाता है? इनकी सैन्य सफलताओं और प्रशासनिक सुधारों के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खालसा भूमि को बढ़ाया? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने ही खालसा भूमि को बढ़ाया था। ठीक है। खालसा भूमि क्या है? वो भूमि थी जो सीधे राज्य के अधीन होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% तक इसे बढ़ाया, जिससे प्रशासन को अधिक राजस्व मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई। क्या क्वेश्चन है? पानीपत की पहली लड़ाई यानी 1526 में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी। इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर। ये किसके किसके बीच में हुआ था पानीपत का युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। 1526 में पानीपत में लड़ा गया था, ठीक, जिसमें बाबर जो होता है विजयी होता है। यह लड़ाई तोपों और बंदूकों के उपयोगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि तोपों और बंदूकों के उपयोग के लिए कौन सी लड़ाई प्रसिद्ध है? तो आप इसमें बोल सकते हो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है। ठीक है। जो 1526 में घटित हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सबसे पहले खुद को सुल्तान कहा? किस सुल्तान ने सबसे पहले खुद को सुल्तान कहा? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को सुल्तान कहा। मुकर्रर दिल्ली, दिल्ली का अधिकारी उन्होंने कहा था खुद को। और ये पहला शासक था जिन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को दास प्रथा को बढ़ावा किस सुल्तान ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक या
मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें से कौन सा सही होगा? फिरोज शाह तुगलक जो थे वो दास प्रथा को बढ़ावा दिए थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दासों की एक बड़ी सेना थी। उसने दास विभाग दीवाने बंदागन स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर किसने बनवाया? तुगलकाबाद नगर किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। तो तुगलकाबाद किसने बसाया था? यह बसाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और इसे सुरक्षित किलेबंदी और मजबूत दीवारों के लिए जाना जाता है, इसको तुगलकाबाद किला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को मदद-ए-मास धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान के लिए मदद-ए-मास मतलब धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को मदद-ए-मास के नाम से जाना जाता है। मदद-ए-मास का अर्थ होता है धार्मिक संस्थाओं को भूमि अनुदान। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक विद्वानों और मौलवियों को मदद-ए-मास प्रदान किया। वो इस्लामी कानूनों को लागू करने में सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना से संबंधित क्या सत्य नहीं है? उसकी स्थायी सेना से संबंधित क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सैनिकों का वेतन नगद दिया जाता था। सैनिकों की पहचान के लिए चेहरा और दाग प्रणाली थी। घोड़े की पहचान के लिए दाग पद्धति लागू की गई थी। सैनिकों की जागीरें दी जाती थी। तो इसका जो सही नहीं है वो है सैनिकों को जागीरें दी जाती थी। ये कथन सही नहीं है क्योंकि वो जागीरें नहीं प्रदान करता था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जागीर प्रणाली समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। उसने चेहरा, सैनिकों की पहचान और दाग घोड़ों की पहचान प्रणाली भी लागू की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो पता है, इसको किसने लागू किया था? किसने लागू किया था इसको? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। काफी कंफ्यूज हो जाता है आदमी, इसको लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। ये चीजें रटने वाली चीजें हैं तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत में दाग और चेहरा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर संग्रह करना, ऑप्शन नंबर बी राजस्व प्रशासन सुधारना, ऑप्शन नंबर सी भ्रष्टाचार और सेना में धोखाधड़ी रोकना, या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक मामलों की देखरेख करना। तो इसका सही क्या है? भ्रष्टाचार और सेना में धोखाधड़ी को रोकना। ठीक है। दाग और चेहरा प्रशासन लोग थे अल्लाह देखने के लिए। ठीक है। तो दाग प्रणाली के तहत घोड़ों पर निशान लगाया जाता था ताकि सैनिक झूठे घोड़े पेश न कर सके। शरण प्रणाली के तहत सैनिकों का ब्लेड रखा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य होता था सेना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अमीरों और सरदारों को शराब पीने से रोका? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी। तो अमीरों और सरदारों को शराब पीने से किसने रोका था? या बलबन ने रोका था? बलबन ने अमीरों और सरदारों को शराब पीने और नृत्य संगीत में लिप्त होने से रोका। उसने शाही दरबार में अनुशासन लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिया जाता था? ऑप्शन नंबर ए खराज, ऑप्शन नंबर बी जजिया, ऑप्शन नंबर सी चराई या उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी लिए जाते थे। ठीक है। जो खराज है, खराज जो है कृषि कर होता था जो किसानों से लिया जाता था। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। चराई जो पशुपालकों से लिया जाने वाला कर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। इसका जो प्रमुख ग्रंथ था वो क्या था?
हरिहला। क्या था? हरिहला था। इसमें दिल्ली सल्तनत का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता, ठीक है, इसका जो इसने जो लिखी रचना किया था इसकी रिहला थी, जिसमें किसका वर्णन किया गया था? दिल्ली सल्तनत का। ये कब लिखा गया था ये? 1300, सॉरी, 1333 में ये भारत में आया था। ठीक है, ये कहाँ का था? मोरक्को का था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसमें से आपको काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, इसको आप जरूर याद रखिएगा ये वाली चीजें। इसमें आपको देखिए प्रमुख फैक्ट कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये इब्न इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और इसकी, ये कहाँ का था? ये मोरक्को का था। और कब आया था भारत में? 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ है कौन सा है? रेला है, जिसमें क्या है? वो दिल्ली सल्तनत का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है किसके दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ दरबार से जुड़े थे। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी संगीत का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी संगीत का पिता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। किसका? सितार का आविष्कार। ठीक है, और ख्याल गायकी की शुरुआत इन्होंने की थी। किसकी? ख्याल गायकी की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक है, इनके बारे में जो फैक्ट है उसको याद कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर। जजिया कर किसके द्वारा फिर से लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो जजिया कर जो पुनः किसके द्वारा लगाया गया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोबारा लगाया गया था। ठीक है, जजिया कर तो आपको पता ही है किसके लिए लगाया जाता है? ये गैर मुसलमानों के लिए जजिया कर लगाया जाता है। ठीक है, और उसने क्या किया था? हिंदुओं को अपने राजनीतिक पदों से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयत ए दहकान, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रैयत ए दहकान का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सैनिक, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी शासक या ऑप्शन नंबर डी व्यापारी। तो रैयत ए दहकान का अर्थ है किसान। रैयत ए दहकान शब्द किसानों के लिए प्रयुक्त होता है। यह दिल्ली सल्तनत के भूमि राजस्व प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो अपना होगा वो मुगल काल के एमसीक्यूज का होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें जीके आते हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको ऐसे कंटेंट की आवश्यकता है। तो आज की क्लास इतना है। जय हिंद।